नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर। और ये चैनल हिंदी मीडियम स्पेसिफिक चैनल है और यहाँ पर हिंदी मीडियम का कंटेंट जो है वो आप सभी बच्चों के लिए मिल रहा है। ये हमारी क्लास नंबर 4 है, गैजेट रिव्यू सेशन की, जो कि हिंदी में आप सभी के लिए मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में जो आपको हम गैजेट रिव्यू सेशन अवेलेबल करा रहे हैं उसकी ये क्लास नंबर आज दोस्तों 5 है। ठीक है, इस सेशन की खास बात ये है कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा हिंदी मीडियम कंटेंट आपको मिल रहा है। और यदि आप इस गैजेट रिव्यू सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो मेरा ये मानना है कि यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, कि भाई आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इससे पहले हम 4 अध्याय कर चुके हैं, जैसा कि हमें पता है। अध्यायों में बटा हुआ है आपका कारखाना अधिनियम, हम कारखाना अधिनियम पढ़ रहे हैं। तो आपका जो पूरा का पूरा कारखाना अधिनियम 1948 है, आपका कारखाना अधिनियम 1948 जो है ये कई चैप्टरों में बटा हुआ है। तो इसके चैप्टर 1, 2, 3, 4 हम कर चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से। सभी बच्चों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया है। 3 क्लासेस में हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्लास नंबर 4 हम कल्याण करने वाले हैं, यानी कि वेलफेयर, है ना। वेलफेयर आज की क्लास से हम शुरू करने वाले हैं। देखो, कुछ टर्म ऐसे जो इंग्लिश में ही आपको समझ आएंगे, आप चाहे कितनी भी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हो बेटा। तो मैं सभी से यही बोलूँगा कि जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं, इंग्लिश का कंटेंट तो यार प्यारे बच्चों इंग्लिश में ही पढ़ो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परेशान होना नहीं है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे हिंदी में, है ना। अकाउंटिंग, सब कुछ हिंदी में मिलेगा आपको, यहाँ पर परेशान नहीं होना। तो सेक्शन 42 से, धारा 42 से यहाँ पर शुरुआत होती है कहानी, और 42 से लगभग मेरे हिसाब से 50 तक हम देखने वाले हैं। तो धारा 42 बात करता है धुलाई की सुविधाओं के लिए। तो ये क्या बोलता है कि भाई प्रत्येक कारखाने में कर्मकारों के उपयोग के लिए धुलाई की पर्याप्त उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर क्या बोलता है भाई, स्त्री और पुरुष कर्मकारों के लिए पृथक पृथक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हीं वही सुविधाएं पुरुषों के लिए उपलब्ध है, वही सुविधाएं महिलाओं के लिए उपलब्ध है। नहीं भाई, पुरुषों के लिए आप अलग सुविधाएं उपलब्ध कराइए, महिलाओं के लिए आप अलग से सुविधाएं उपलब्ध कराइए, ये कहने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं कि इन्हें साफ रखा जाना चाहिए। अब पहुँचते हैं हम धारा 43 की तरफ। धारा 43 बहुत छोटी सी धारा है। क्या बोला है, वस्त्रों को रखने के लिए और सुखाने के लिए सुविधा है। तो राज्य सरकारें कारखाने में या किसी वर्ग प्रकार के कारखानों में काम के घंटों के दौरान ना पहने जाने वाले वस्त्रों को रखने और गीले कपड़ों को सुखाने के लिए समुचित व्यवस्था करेगी। तो भाई 43 आपका जो आर्टिकल है, ये बात 43 आपकी जो धारा है ये बात करती है कपड़ों को सुखाने की और रखने की व्यवस्था के संबंध में। ठीक है, अब बात करते हैं बैठने की सुविधाएं। तो बैठने की सुविधाएं के लिए क्या है कि भाई हर कारखाने में खड़े होकर काम करने के लिए बाध्य सभी कर्मचारियों को बैठने की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वो भाई काम के बीच में भी थोड़ा थोड़ा आराम कर सकें। और यदि मुख्य निरीक्षक ठीक समझे तो कारखाने में किसी विशिष्ट विनिर्माण प्रक्रिया में लगे किसी विशिष्ट कमरे में काम करने वाले कर्मकारों को बैठकर काम करने की दक्षता प्रदान कर सकते हैं, है ना। जैसा कि साध्य हो, मतलब जैसा पॉसिबल हो एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से। और खैर इसमें फिर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर पहुंचते हम हमारे 45 नंबर के सेक्शन पर। तो सेक्शन 45 क्या बोलता है, प्राथमिक उपचार सामग्री, यानी कि हम देखते हैं ना जो फर्स्ट एड बॉक्स की बात होती है। तो भाई प्रत्येक कारखाने में प्राथमिक उपचार वस्तुएं होना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो काम के घंटे के सारे दिन उपलब्ध हो। ठीक है, काम के घंटे में हर एक समय उपलब्ध हो कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो भाई ये ज़रूरी हो जाए। और क्या बोला गया है, मामूली तौर पर नियोजित हर 150 कर्मचारियों के लिए एक से कम नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर सामने आता है कि जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो क्या होने चाहिए कि भाई 150 वर्कर्स पर एक फर्स्ट एड बॉक्स आपका होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स आपका होना चाहिए, याद रखना है कि हर एक 150 कर्मचारियों के बीच में एक फर्स्ट एड बॉक्स तो सर होना ही चाहिए, कंपलसरी है। और ये बस इसमें इतना ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। फिर बात करी जाती है कैंटीन की, और कैंटीन वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैंटीन वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये सुपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैंटीन वाले के लिए कहानी ये है कि हर एक संस्था जिसमें 250 से अधिक कर्मचारी मामूली तौर पर नियोजित किए जाते हैं, वहाँ पर कैंटीन व्यवस्था बनाए रखना ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर क्या निकल के मिल गई सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर ये निकल के मिल गई कि यदि 150 सॉरी 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 यहाँ पर हमें ये चीज़ निकल के मिल गई कि इसको इरेज कर लेते हैं। अरे हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा।
हट क्यों नहीं रहा ये, चलो सॉरी, ठीक है। तो क्या बोलने की कोशिश की जा रही है इसमें, ये समझिए कि यदि जहाँ पर 250 से ज़्यादा कर्मचारी होंगे वहाँ पर कैंटीन व्यवस्था, वहाँ पर क्या बोला गया, कैंटीन व्यवस्था उपलब्ध कराना अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। उससे कम में ऑप्शनल है, मतलब ऐच्छिक है, लेकिन यदि 250 या 250 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो कैंटीन व्यवस्था तो अनिवार्य हो जाती है। ठीक है। अब पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता की प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित उपबंध कर सकेंगे। ठीक है, मतलब कुछ उपबंध कर सकते हो आप, लेकिन आपका जो मूल नियम है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, वह तारीख जिस तक ऐसी कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी, कैंटीन के निर्माण में जगह, फर्नीचर के बारे में मानक तैयार किए जाएंगे, खाद्य पदार्थ जो उपलब्ध किए जाएंगे उनके दाम सुनिश्चित किए जाने चाहिए, ऐसा ना उटपटांग दाम हो। और जो कैंटीन के लिए एक प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा जिसमें कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व होगा। कैंटीन चलाने में जो व्यय होंगी, जो मदें होंगी, इसके खर्चे निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, जो कि नियोजक वहन करेगा। नियोजक यानी कि आपका जो नियोक्ता है वो उसे वहन करेगा। अगला है जो कि इम्पॉर्टेंट है, 47 पर हम पहुंचते हैं। आश्रय, विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष के बारे में बात करी गई है कि हर एक ऐसी संस्था जहां 150 से अधिक कर्मचारी हैं वहां पर उपयुक्त आश्रय, विश्राम कक्ष, पीने का पानी की व्यवस्था सहित भोजन कक्ष होने चाहिए। ठीक है, जहां पर बैठकर कर्मचारी खाना खा सके। तो याद रखना 150, यदि 150 या इससे ज़्यादा कर्मचारी हैं तो वहां पर भोजन कक्ष और विश्राम गृह अनिवार्य है, और विश्राम कक्ष जो है ये अनिवार्य है। ठीक है। अच्छा, धारा 46 के उपबंधों में चलाई गई कैंटीन इस उपधारा की अपेक्षाओं के भाग रूपी मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यदि जहाँ पर कैंटीन चल रही है उसे माना जाएगा कि धारा 47 के अनुसार उपबंध ये कर दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, चलिए ठीक है, बात करते हैं हम आगे की कहानी की तरफ और पहुंचते हैं 48वें नंबर की धारा की तरफ। धारा 48 इम्पॉर्टेंट धारा है। ये क्या है भाई साहब? इम्पॉर्टेंट है। क्यों है इम्पॉर्टेंट सर? समझ लीजिए। 48 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये शिशु कक्ष की बात करती है। तो ऐसा बोला जाता है कि जिस कारखाने में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहाँ पर स्त्रियों के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए उपयुक्त कमरा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यदि किसी भी संस्था में 30 से ज़्यादा महिला कर्मचारी हैं, 30 से ज़्यादा यदि महिला कर्मचारी हैं तो शिशु कक्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, और ये 57 होने चाहिए, मतलब वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, साफ़ और स्वच्छ होने चाहिए। ठीक है, और जो राज्य सरकार होगी इसके लिए पाबंद भी बनाएगी इस एक्ट के अधीन कि भाई वहाँ पर मुफ्त दूध मिले और माता अपने बच्चों को देख सके, ऐसी व्यवस्था हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद धारा 49 पर हम पहुँचते तो धारा 49 बहुत इंपॉर्टेंट उपबंध बोलती है। धारा 49 क्या बोलती है कि भाई एक कल्याणकारी अधिकारी की जो है वो नियुक्ति की जानी चाहिए। और कहाँ पर बोला गया? जहाँ पर 500 से अधिक कर्मचारी है वहाँ पर, यानी कि जहाँ पर 500 से अधिक कर्मचारी हैं वहाँ पर कल्याणकारी अधिकारी होना जरूरी है। 500 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर कल्याण अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है। ठीक है, 50वां जरूरी है नहीं। अब पहुँचते हैं हम अध्याय 6 की तरफ। अध्याय 6 बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। मैं बोलूँ कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो कहना गलत नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अध्याय 6 में बात करी गई है वयस्कों के लिए काम के घंटे। तो जब भी वयस्क आएँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, तो धारा 51 बोलती है कि साप्ताहिक घंटे। तो किसी भी सप्ताह में 48 घंटों से अधिक काम नहीं ले सकते आप। पहली चीज़ तो ये हमें समझ आ गई कि भाई 48 घंटों से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अब 48 घंटों से अधिक काम आप ले नहीं सकते। फिर सप्ताह के अवकाश के दिन की बात करी गई है। तो साप्ताहिक अवकाश धारा 52 में है। और कोई वयस्क कर्मचारी किसी कारखाने में सप्ताह के प्रथम दिन काम करने के लिए उस दशा के सिवाय अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उसके उक्त दिन ठीक पहले पश्चात 3 दिनों में से एक दिन पूरे के लिए अवकाश मिल चुका हो,
कारखाने प्रबंधक ने उसे उक्त दिन के लिए प्रतिस्थापन दिन जो भी दिया हो दे चुका हो। देखो बेसिकली क्या है, 3 दिन यदि काम कर लिया तो फिर एक अवकाश के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। 1 हफ्ते की बात यहाँ पर हो रही है, 1 सप्ताह के तौर पर यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, बस ये ज़रूरी है इसमें। प्रतिकारात्मक अवकाश दिन। प्रतिकारात्मक अवकाश दिन क्या है ये समझ लीजिए कि जहाँ इस अधिनियम के बंद के आदेश पारित किए गए हैं, साप्ताहिक अवकाश के दिनों में से यदि उसको, देखो मान लो जैसे उसने 6 दिन काम किया तो उसे 1 दिन का अवकाश मिलना चाहिए, लेकिन यदि उसे 1 दिन का अवकाश नहीं मिल रहा है तो उसे कंपनसेटरी जो लीव है वो मिलती है। प्रतिकारात्मक यानी कि कंपनसेशन से रिलेटेड। तो मान लीजिए जैसे आपको 6 दिन काम करना और संडे आपको छुट्टी मिलती है। अब मान लीजिए ऑफिस में काम ज़्यादा था तो आपने संडे को भी काम किया, तो यदि आपने संडे को काम किया तो अगले हफ्ते में आपको एक एक्स्ट्रा छुट्टी जो है वो मिलेगी, ये नियम में लिखा हुआ है। ठीक है, और ऐसी छुट्टी 2 माह के भीतर मिल जानी चाहिए आपको। यानी कि आपने आज यदि संडे को काम किया, मान लीजिए कल 30 अगस्त को संडे है या 31 अगस्त को संडे है, तो 31 अगस्त को कल जब संडे है और 31 अगस्त के संडे को आप काम करते हैं तो पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर मिला के 2 महीने हो जाएंगे। तो मान लीजिए आपने 31 अगस्त वाले संडे को काम किया है जो कि आपका अवकाश का दिन है, तो सितंबर या अक्टूबर 31 अक्टूबर तक तो हर हाल में आपको वो एक अवकाश एक्स्ट्रा मिल जाना चाहिए जो आपने यहाँ पे काम करके गवा दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद धारा 54 क्या बोलती है। धारा 54 बात करती है दैनिक घंटों में। इसमें धारा 51 में हम इसके उपबंध पहले ही देख चुके हैं कि देखो धारा 51 में क्या बोला गया है कि वयस्क कर्मचारी से एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते और 9 घंटों से अधिक काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जा सकता। तो 8 घंटे तो स्टैंडर्ड है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि परंतु मुख्य निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन यह है कि पारियों का बदला जाना सुकर बनाने के लिए इस धारा में दैनिक अधिकतम बढ़ाया जा सकेगा। तो ये जरूर है। विश्राम अंतराल की बात करी गई है कि प्रतिदिन 5 घंटों से अधिक लगातार काम नहीं कराया जा सकता और कम से कम आधे घंटे का विश्राम जो है वो दिया जाना चाहिए। कम से कम आधे घंटे का विश्राम जो है वो दिया जाना चाहिए। मतलब धारा 55 ये बोलती है कि देखो एक साथ जैसे अधिकतम 8 या 9 घंटे अधिकतम हम काम करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 9 घंटे आप लगातार करा लो, नहीं, आपको अधिकतम 5 घंटे के बीच में, अधिकतम 5 घंटे के बाद एक 30 मिनट का या आधे घंटे का अवकाश देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ काम करा सकते हैं। आपने देखा होगा ना कि हर एक ऑफिस में हर एक जगह लंच मिलता है आपको 30 मिनट का बीच में। ऐसा तो नहीं कि आप पूरे समय काम करो, बस 5 बजे 6 बजे जब भी छुट्टी होती तभी जाके आप खाना खाओगे, ऐसा तो नहीं होता ना। हर एक नौकरी में, हर एक व्यापार में, हर एक कर्मचारी में, चाहे वो कितना छोटे से छोटी श्रेणी का हो, चाहे वो कितना बड़ी से बड़ी श्रेणी का हो, उसे अवकाश मिलता है लंच के लिए। यानी कि लंच ब्रेक और रिसेस का जो प्रोविज़न है वो हर जगह है। विस्तृति क्या है इसे समझ लेते हैं। धारा 56 हम बात करती है विस्तृति के बारे में कि किसी कारखाने में वयस्क कर्मचारियों के काम करने की कालावधियाँ इस प्रकार व्यवस्थित की जाएंगी कि धारा 55 के अधीन उसके विश्रामों के अंतराल सहित किसी भी दिन 10.5 घंटे से अधिक विस्तृति नहीं हो। इम्पॉर्टेंट है। यानी कि किसी भी व्यक्ति से किसी भी परिस्थिति में 10.5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता है, जिसमें कि आपका जो अंतराल है वो भी जुड़ा हुआ है, अंतराल या विश्राम भी जुड़ा हुआ है आपका। ठीक है, तो अंतराल विश्राम सभी को मिलाकर किसी भी व्यक्ति से एक दिन में 10.5 घंटे से काम नहीं कराया जा सकता। हालांकि मुख्य निरीक्षक को यदि लिखित रूप में पहले से निर्दिष्ट कर दिया जाए, पहले से अवगत करा दिया जाए विशिष्ट परिस्थितियों के बारे में, तो इसे बढ़ाकर 12.5 घंटे तक ही किया जा सकता है। 12.5 घंटे से ज़्यादा नहीं कराया जा सकता, ये भी याद रखना है। रात की पारियाँ मध्य रात्रि से शुरू होंगी। ठीक है, स्त्रियों और बच्चों के लिए ये उपलब्ध नहीं होंगी, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद क्या बात करी गई है, परस्पर व्यापी पारियों में प्रतिषेध। यानी कि किसी कारखाने में ऐसी प्रणाली से काम नहीं किया जा सकता कि एक ही प्रकार के काम के लिए एक ही समय में कर्मचारियों की एक से अधिक टोली लगी हो जिससे उनकी ओवरलैपिंग हो, तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए
इसमें यही इंपॉर्टेंट था। फिर हम पहुँचते हैं धारा 59 की तरफ। धारा 59 क्या बोलती है कि अतिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी। अतिकाल का मतलब होता है ओवर टाइम। ओवर टाइम, तो यदि आप ओवर टाइम करा रहे हैं तो मामूली दर से दुगनी दर से भुगतान किया जाएगा। मतलब ये है कि सामान्य तौर पर यदि 1 घंटे काम करने का 100 रुपये बनता है किसी कर्मचारी का, तो यदि वो अतिरिक्त काम करेगा, ओवर टाइम करेगा, तो ओवर टाइम के केस में इसी 1 घंटे के लिए उसे 200 रुपये मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 200 रुपये मिलेंगे। तो 1 घंटे के 100 रुपये मिलते हैं और 1 घंटे के 200 रुपये मिलते हैं। 100 रुपये सामान्य दर पर है, तो 110 रुपये, सॉरी 200 रुपये ओवर टाइम के लिए। ठीक है, बस यही ज़रूरी है। धारा 60 पर हम पहुँचते हैं। दोहरे नियोजन पर निर्बंध। ऐसी परिस्थितियों की सिवाय जैसा विहित की जाए, किसी वयस्क कर्मकार को किसी कारखाने में ऐसे दिन काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात ना किया जाएगा जिस दिन वह पहले से ही अन्य कारखाने में काम कर रहा हो। अब ये इम्पॉर्टेंट बात है, दोहरा नियोजन नहीं किया जा सकता। मान लीजिए एक्स कंपनी और वाई कंपनी है। अब एक व्यक्ति है, मान लीजिए अंबर, वो अपने 8 घंटे की शिफ्ट कंपनी एक्स में करके आ गया है ना, संस्था एक्स में करके आ गया है। तो अब संस्था वाई का मालिक ये नहीं बोल सकता कि भैया अंबर आप यहाँ भी आ जाओ और 8 घंटे की शिफ्ट और कर दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, यदि एक जगह उसने काम कर लिया तो वो दूसरी जगह काम नहीं कर सकता, अनुज्ञात नहीं है। अब वयस्कों के लिए कालावधियों की सूचना। ठीक है, वयस्कों के लिए कालावधियों की सूचना। तो क्या बोला गया है कि वयस्कों के लिए काम की कालावधियों की ऐसी सूचना जो है वो संप्रदर्शित की जानी चाहिए, यानी कि ऐसी जगह रखी जानी चाहिए कि उन्हें हमेशा दिखती रहे। धारा, ठीक है, और इसमें 51 से लेकर 58 तक के उपबंधों में से किसी भी उल्लंघन जो है वो नहीं होना चाहिए। किसके द्वारा? नियोक्ता के द्वारा। ठीक है, तो बस यही इम्पॉर्टेंट है इसमें, और कुछ खास यहाँ पर है नहीं। वयस्कों के लिए रजिस्टर, ये इम्पॉर्टेंट है। अब वयस्कों के लिए जो रजिस्टर वाली बात है ये इम्पॉर्टेंट है। तो धारा 12 क्या बोलती है आपसे? धारा बोलती है वयस्क कर्मकारों का रजिस्टर। वयस्क कर्मकारों का रजिस्टर क्या है? तो देखो, हर कारखाने का प्रबंध वयस्क कर्मकारों के लिए एक रजिस्टर रखेगा जो काम के घंटों के दौरान सब समयों पर या कारखाने में कोई काम कर रहा है निरीक्षक के उपलब्ध होगा, जिससे वह निम्नलिखित दर्शित होगा। क्या बोला जा रहा है कि जो प्रबंधक होगा कारखाने का, उसे एक रजिस्टर बनाना होगा, जिस रजिस्टर को वो समय समय पर मुख्य निरीक्षक के सामने प्रस्तुत करेगा। अब इस रजिस्टर में वो क्या क्या लिखेगा? इस रजिस्टर में ये लिखेगा कि भाई प्रत्येक वयस्क कर्मचारी का नाम होगा, जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, उनके काम की प्रकृति होगी कि वो किस तरह का काम करते हैं, वह समूह होगा जिसमें वह सम्मिलित होकर काम करता है, समूह की जिस पारी में वो काम करता है उस पारी, उस टोली का नाम होगा, उस पारी का समय होगा, और ऐसी अन्य विशिष्ट चीज़ें होंगी जो कि अनिवार्य समझी जाएं उपबंधों के अधीन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये ज़रूर है कि इस रजिस्टर को जिस दिन आखिरी एंट्री इसमें करी जाएगी वहाँ से 3 साल तक, वहाँ से 3 साल के समय तक के लिए, यानी कि 3 वर्ष के समय तक के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, रिकॉर्ड में रखा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जिस दिन उसका आखिरी पेज की आखिरी लाइन भरेगी उस दिन से लेकर अगले 3 साल तक इसे सुरक्षित रखना होगा, ये नियम में है। आगे बढ़ते हैं। छूट देने वाले नियम बनाने की शक्तियाँ ये ज़रूरी नहीं हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और पहुँचते हैं छूट देने की शक्ति का आदेश, ये भी किसके पास है? ये भी भाई राज्य सरकारों के पास है। अब अल्प वयस्कों के लिए नियोजन, अध्याय 7 पर हम पहुँचते हैं। आज हमने अध्याय शायद 5 से शुरुआत करी थी, तो हमने आज 5 पढ़ लिया, आज 6 पढ़ लिया, और हम कोशिश करेंगे कि हम 7 को भी पूरा कर ले, तो 3 अध्याय आज आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद 1 अध्याय 2 अध्याय और बचेंगे जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं आगे की कहानी। धारा 67 बोलती है कि अल्प वयस्कों के लिए नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि कोई बालक जिसने अपना 14वां वर्ष पूरा नहीं किया है
किसी कारखाने में काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। मतलब 14 वर्ष से कम वाले बच्चों को तो काम पे आप लगा ही नहीं सकते। 68 क्या बोलता है? अवयस्क कर्मकारों का टोकन रखना। कोई बालक जिसने अपना 14वां वर्ष तो पूरा कर लिया है, लेकिन उसने अपना 18वां वर्ष पूरा नहीं किया, मतलब वो क्या है, अल्पवयस्क है, अभी किशोर है, तो इस स्थिति में एक योग्यता प्रमाण पत्र होगा। ठीक है, एक योग्यता प्रमाण पत्र होगा। दूसरी चीज़, बालक या कुमार काम करते समय अपने पास एक टोकन नहीं रखता जिससे ऐसे प्रमाण पत्र का निर्देश हो। मतलब ये है कि यदि वो 14 वर्ष से ऊपर का है और 18 वर्ष से कम का है तो उसके पास एक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि नियोक्ता रखेगा, और उस बच्चे के पास इसका एक टोकन होना चाहिए, मतलब एक ऐसा कार्ड होना चाहिए जिसमें ये रहे कि इसके पास ये योग्यता प्रमाण पत्र है। बस कहने की बात ये है। योग्यता प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा? धारा 69 बोलती है योग्यता प्रमाण पत्र के बारे में। तो योग्यता प्रमाण पत्र प्रमाणकर्ता सर्जन करेगा। प्रमाणकर्ता सर्जन के बारे में हम देख चुके हैं पहले ही कि एक मेडिकल सर्जन होगा ये, जिसकी नियुक्ति जो है वो ऑफिशियल गैजेट के माध्यम से करी जाएगी। ठीक है, अब प्रमाणकर्ता सर्जन क्या करेगा? अब प्रमाणकर्ता सर्जन क्या करेगा? प्रमाणकर्ता सर्जन ये देखेगा कि भाई इसने 14 वर्ष पूरा करा है, नहीं करा है, नहीं करा है तो इसके शारीरिक परीक्षण करेगा। मान ली कर लिया है तो भी इसके शारीरिक परीक्षण करेगा, देखेगा कि कोई मेडिकल अनफिट जैसी कंडीशन तो नहीं है, और यदि सब सही है तो एक प्रमाण पत्र देगा। उस प्रमाण पत्र के बाद ही नियोक्ता इससे काम करा सकेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या बोला गया है? जो योग्यता प्रमाण पत्र होगा वो जिस तिथि को बनाया जाएगा उस तिथि से 12 माह की अवधि तक के लिए विधिमान्य होगा। यानी कि हर 12 माह की अवधि के लिए नया प्रमाण पत्र बनेगा किशोरों के लिए। यानी कि 1 साल हो गई, फिर अगले साल के लिए फिर से प्रमाण पत्र बनेगा, फिर अगले साल के लिए फिर से प्रमाण पत्र बनेगा, एंड सो ऑन। ये इस तरह से क्रियाविधि चलती रहेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, कुमार को, ठीक है ये इतना ज़रूरी, हाँ कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं इसमें, पढ़ते हैं हम तब। तो धारा 70 की तरफ हम बढ़ें तो कुमार को यानी कि अल्पवयस्क को यानी कि 14 से 18 वर्ष को, ठीक है, कुमार, अल्पवयस्क, किशोर, ठीक है, ये सभी वो लोग हैं जो 14 वर्ष पूरी कर चुके हैं लेकिन अभी 18 वर्ष पूरी नहीं किया। मतलब 14 से 18 के बीच वाला एज ग्रुप जिसमें 14 और 18 इंक्लूड नहीं है। ठीक ठीक है, तो क्या बोला गया है कि भाई धारा 70 ने क्या बोला है कि 17 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। ठीक है, तो मतलब 18 वर्ष का पूरा नहीं हुआ है। 17 वर्ष की आयु पूरी करने का मतलब ये है कि 17 वर्ष की आयु पूरी कर ली तो वो 18 का हो जाएगा। तो ये वही है जो मैंने लिखा है ना, इसमें से भाषा बदल गई है। तो किसी भी कारखाने में 6 बजे से 7 बजे तक, यानी कि रात को 6 के बाद और सुबह 7 के पहले तक काम नहीं कराया जाएगा महिला से और कुमार से। ठीक है, यही बात है, बस यही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। कुछ राष्ट्र हित में हो तो उसे छूट दी जा सकती है, लेकिन नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स पर केवल। अच्छा, 71 इंपॉर्टेंट है, बालकों के लिए कार्य के घंटे। तो कोई भी बालक किसी दिन में 4.5 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा और रात के दौरान काम नहीं करेगा, पहली चीज़। यानी कि 4.5 आवर्स, एक दिन में 4.5 घंटे काम अधिकतम कर सकते हैं और रात में काम नहीं कराया जाएगा। बालक का मतलब ये है 0 से 14 वर्ष के बीच। ठीक है, 0 से 14 वर्ष के बीच वाली बात हो रही है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। इसके अलावा कारखाने में नियोजित सब बालकों के काम करने की कालावधि 2 पारियों तक सीमित रहेगी, जिनकी परस्पर व्यति प्रत्येक की 5 घंटे से अधिक की विस्तृति नहीं होगी। मतलब क्या है कि बच्चों से आप 2 पाली में काम करा सकते हो और एक पाली में 5 घंटे से अधिक आप नहीं कराएंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए, रात में आप काम करा नहीं सकते बालकों से। बालकों की कालावधि की सूचना जो है वो दी जाएगी, तो इसके लिए वही स्थिति होगी जो हमने पिछले वयस्कों के लिए देखी थी कि एक लिखित में होगा और ऐसी जगह होगा जहाँ पर बालक या संबंधित लोग जो है वो देख सकें। धारा 73 की तरफ हम पहुँचते तो धारा 73 बात करती है बालकों के लिए एक रजिस्टर। तो भाई प्रबंधक का काम होगा कि जितने भी बालक नियोजित हैं उनका एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। उस रजिस्टर में क्या होगा? बालक का नाम,
उसके काम की प्रकृति, यदि वो किसी समूह में काम करता है तो समूह का नाम, वो जितनी पारियों में काम करता है उस पारी की जानकारी, और धारा 69 के अधीन योग्यता प्रमाण पत्र। तो ये सभी चीज़ें रजिस्टर में होनी चाहिए। और वही चीज़ है कि रजिस्टर में जिस दिन आखिरी एंट्री करी जाएगी, लास्ट एंट्री जिस दिन करी जाएगी, वहाँ से 3 साल तक के लिए इसे क्या करना होगा, सुरक्षित रखना होगा। ठीक है, चलिए, बस नियम बनाने की शक्ति ये हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी, तो यहाँ से अब हम कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि अध्याय 8 को हम कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे। आज हमने अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7 कर लिया है। कल की क्लास में अध्याय 8 हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अध्याय 8 ही अब आपका जो है वो बचा हुआ है दोस्तों।